गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है हिमालय। हिमालय एशिया की महान पर्वत प्रणाली है जो उत्तर में तिब्बत के पठार और दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के जलोढ़ मैदानों के बीच एक अवरोध बनाती है। हिमालय में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शामिल हैं, जिनमें से 110 से अधिक चोटियां समुद्र तल से 24,000 फीट या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है। उन चोटियों में से एक है माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 29,032 फीट यानी तकरीबन 8,849 मीटर के आसपास है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां सतत बर्फ के क्षेत्र में उठती है। हजारों सालों से हिमालय दक्षिण एशिया के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जैसा कि उनके साहित्य, पौराणिक कथाओं और धर्मों में दर्शाया गया है, प्राचीन काल से ही विशाल हिमाच्छादित ऊंचाइयों ने तीर्थयात्री पर्वतारोहियों का ध्यान आकर्षित किया है। भारत, जिसने उस महान पर्वत प्रणाली के लिए संस्कृत नाम हिमालय गढ़ा रखा, जिसका अर्थ होता है हिमा का मतलब बर्फ, हिम का मतलब बर्फ और आलय का मतलब निवास से। समकालीन समय में वो हिमालय ने दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण और सबसे बड़ी चुनौती पेश की है। पर्वतमाला जो भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तरी सीमा बनाती है और इसके और उत्तर की भूमि के बीच एक लगभग अगम्य अवरोध है। एक विशाल पर्वत बेल्ट का हिस्सा जो अफ्रीका से दक्षिण पूर्व एशिया के प्रशांत महासागर तट तक आधी दुनिया में फैली हुई है। हिमालय स्वयं पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1550 मील तक निर्बाध रूप से फैला हुआ है। कश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तान प्रशासित हिस्से में और नवजगमरवा चोटी वो 25,445 फीट जो कि 7,756 मीटर के आसपास होता है। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में उन पश्चिमी और पूर्वी छोरों के बीच दो हिमालयी देश स्थित हैं, जो कि है नेपाल और भूटान। हिमालय की सीमा उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और काराकोरम की पर्वत श्रृंखलाओं से और उत्तर में तिब्बत के ऊंचे और विशाल पठार से लगती है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की चौड़ाई 125 से 250 मील यानी लगभग 200 से 400 किलोमीटर के बीच है। इनका अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2,30,000 वर्ग मील यानी 5,95,000 वर्ग किलोमीटर है। यद्यपि भारत, नेपाल और भूटान का हिमालय के अधिकांश भाग पर प्रभुत्व है, पाकिस्तान और चीन ने भी इनके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान के पास 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थापित नियंत्रण रेखा के उत्तर और पश्चिम में स्थित लगभग 32,400 वर्ग मील क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण है। चीन लद्दाख क्षेत्र में लगभग 14,000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा करता है और उसने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के भीतर हिमालय के पूर्वी छोर का क्षेत्र पर दावा किया है। ये विवाद हिमालय क्षेत्र में भारत और उसके पड़ोसियों के सामने आने वाली सीमा समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। हिमालय की सबसे विशिष्ट विशेषताएं हैं उसकी ऊंची ऊंचाइयां, खड़ी ढलानों वाली दांतेदार चोटियां हैं, अक्सर विशाल आकार की घाटी और अल्पलाइन ग्लेशियर, कटाव से गहरी कटी हुई स्थलाकृति, अथाह नदी घाटियां, जटिल भूगर्भिक संरचना और ऊंचाई वाले बेल्टों की श्रृंखला जो वनस्पतियों, जीवों और जलवायु के विभिन्न पारिस्थितिक संघों को प्रदर्शित करती है। दक्षिण से देखने पर हिमालय एक विशाल अर्धचंद्र के रूप में दिखाई देता है, जिसकी मुख्य धुरी बर्फ की रेखा से ऊपर उठी हुई है। जहाँ बर्फ के मैदान, अपलाइन ग्लेशियर और हिमस्खलन सभी नीची घाटी की ग्लेशियरों को खिलाते हैं, जो बदले में हिमालय की अधिकांश नदियों के स्रोत का निर्माण करते हैं। हालांकि हिमालय का बड़ा हिस्सा बर्फ की रेखा से नीचे है।
हिमालय पर्वतमाला को अलग अलग चौड़ाई की 4 समानांतर अनुदैर्ध्य पर्वत पट्टियों में बांटा जा सकता है, जिनमें प्रत्येक की अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं और अपना भूगर्भिक इतिहास है। इन्हें दक्षिण से उत्तर की ओर के रूप में नामित किया गया है बाह्य या उप हिमालय, जिसे हम लोग शिवालिक श्रेणी कहते हैं। दूसरा लघु या निचला हिमालय, जिसे महान हिमालय पर्वतमाला और टेथिस या तिब्बती हिमालय। उत्तर में दूर तक फैले हैं पहाड़ तिब्बत, इसमें ट्रांस हिमालय। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय मोटे तौर पर 3 पर्वतीय क्षेत्रों में विभाजित है, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी। पिछले 65 मिलियन वर्षों में शक्तिशाली वैश्विक प्लेट टेक्टोनिक बलों ने पृथ्वी की पपड़ी को हिलाकर यूरेशियाई पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला बनाई है, जिसमें हिमालय भी शामिल है, जो आल्प्स से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के पहाड़ों तक फैली हुई है। जुरासिक काल, जो कि लगभग 201 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी है, एक गहरी क्रिस्टल डाउनवार्प टेथिस महासागर, जो कि यूरेशिया के पूरे दक्षिणी किनारे की सीमा पर था, तब अरब प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर लगभग 180 मिलियन साल पहले गोंडवाना टूटने लगा। गोंडवाना के टुकड़ों में से एक था लिथोस्फेरिक प्लेट, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। उतना ही नहीं, आगामी 130 से 140 मिलियन वर्षों के दौरान यूरेशियन प्लेट की ओर उत्तर की ओर टकराव का रास्ता अपनाती रही। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ने धीरे धीरे टेथिस खाई को अपने और यूरेशियन प्लेट के बीच एक विशाल पिंसर के भीतर सीमित कर दिया। जैसे जैसे टेथिस खाई संकरी होती गई, बढ़ती संपीड़न शक्तियों ने इसके नीचे की चट्टान की परतों को मोड़ दिया और इसके समुद्री तलछट में इंटरलेसिंग दोष पैदा कर दिए। ग्रेनाइट और बेसाल्ट के दरमियान मेंटल की गहराई से उस कमज़ोर तलछटी परत में घुस आए। लगभग 40 से 50 मिलियन साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप अंततः यूरेशिया से टकराया और अगले 30 मिलियन वर्षों के दौरान टेथिस महासागर के उथले हिस्से धीरे धीरे सूख गए, क्योंकि इसके समुद्र तल को डूबती हुई भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ने ऊपर ढकेल दिया। उस क्रिया ने तिब्बत के पठार का निर्माण किया। पठार के दक्षिणी किनारे पर सीमांत पर्वत, जो आज की ट्रांस हिमालयी श्रेणियाँ हैं, उस क्षेत्र का पहला प्रमुख जलग्रहण क्षेत्र बन गई और इतनी ऊंची हो गई कि वे जलवायु अवरोधक बन गई। जैसे जैसे भारी बारिश दक्षिणी ढलानों पर गिरने लगी, प्रमुख दक्षिणी नदियाँ पुरानी अनपरस्त भ्रंशों के साथ बढ़ती ताकत के साथ उत्तर की ओर मुख्य जल स्रोत की ओर कटने लगी और पठार पर बहने वाली धाराओं को अपने में समाहित कर लिया। इस प्रकार एशिया के एक बड़े हिस्से के जल निकासी पैटर्न की नींव रखी। दक्षिण में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र तेजी से पैतृक यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबे से भर गए। अंततः 20 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभिक काल में मायोसीन युग में दोनों प्लेटों के बीच क्रंचिंग मिलन की गति तेजी से बढ़ी और हिमालय पर्वत निर्माण गंभीरता से शुरू हुआ। जैसे जैसे भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट पूर्व टेथिस खाई के नीचे डूबती गई, पुराने गोंडवाना मेटामॉर्फिक चट्टानों की सबसे ऊपरी परतें दक्षिण की ओर एक लंबी क्षैतिज दूरी तक खुद पर पीछे हट गई, जिससे नैप्स बन गए। नैप्स की लहर के बाद लहर भारतीय भूभाग पर दक्षिण की ओर 60 मील तक फैल गई। प्रत्येक नए नैप में पिछले से अधिक पुरानी गोंडवाना चट्टानें शामिल थी। समय के साथ वे नैप्स मुड़ गए, जिससे पूर्व खाई लगभग 250 से 536 मील तक सिकुड़ गई। उतना ही नहीं, कुछ स्थानों पर सिंधु गंगा के मैदान के नीचे की जलोढ़ मिट्टी अब 25,000 फीट से अधिक गहरी हो गई। संभवतः केवल पिछले 6 लाख वर्षों के दौरान प्लीस्टोसीन युग यानी लगभग 26 लाख से 11,700 वर्ष पूर्व में हिमालय पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत बन गया। यदि मजबूत क्षैतिज जो मियोसीन और उसके बाद के प्लियोसीन युग की विशेषता थी, तो तीव्र उत्थान प्लीस्टोसीन का प्रतीक था। उत्तरीतम नैप्स के मुख्य क्षेत्र के साथ साथ और उसके ठीक आगे
एक नुई गनीस ऑर्गेनाइट घुसपैठ वाली क्रिस्टलीय चट्टानें उभरी, जिससे आज दिखाई देने वाली चौंका देने वाली चोटियाँ बनी। माउंट एवरेस्ट जैसी कुछ चोटियों पर क्रिस्टलीय चट्टानें उत्तर से पुरानी जीवाश्म युक्त 33 तलछट को अपने साथ शिखर तक ले गई। एक बार जब महान हिमालय काफ़ी ऊपर उठ गया तो वे जलवायु अवरोध बन गए। उत्तर की ओर सीमांत पर्वत वर्षा से वंचित हो गए और तिब्बत के पठार की तरह शुष्क हो गए। इसके विपरीत नम दक्षिणी किनारों पर नदियां इतनी क्षरणकारी ऊर्जा के साथ उमड़ी कि उन्होंने शिखर रेखा को धीरे धीरे उत्तर की ओर पलायन करने पर मजबूर कर दिया। साथ ही हिमालय को तोड़ने वाली महान अनुप्रस्थ नदियां उत्थान के साथ साथ अपनी कटाई जारी रखती रही। हालांकि भूदृश्य के परिवर्तन ने उन प्रमुख नदियों को छोड़कर सभी को अपने निचले मार्गों को फिर से बदलने के लिए मजबूर किया, क्योंकि जैसे जैसे उत्तरी शिखर ऊपर उठे वैसे वैसे विस्तृत नब्त के दक्षिणी किनारे भी उठे। शिवालिक श्रृंखला को उलट दिया गया और मोड़ दिया गया तथा लघु हिमालय के बीच में मध्य भूमि को आकार देने के लिए नीचे की ओर मोड़ दिया गया। अब दक्षिण की ओर बहने से रोक दिए जाने के कारण अधिकांश छोटी नदियां, जो कि मध्य भूमि में संरचनात्मक कमजोरियों के माध्यम से पूर्व या पश्चिम की ओर बहती थी, जब तक कि वे नई दक्षिणी बाधा को तोड़ नहीं सकती थी या एक प्रमुख धारा में शामिल नहीं हो सकती थी। कुछ घाटियों में, जैसे कि कश्मीर घाटी और नेपाल की काठमांडू घाटी में, झीलें अस्थायी रूप से बनी और फिर प्लेस्टोसीन जमा से भर गई। लगभग 2 लाख साल पहले सूखने के बाद काठमांडू घाटी कम से कम 6.5 फीट ऊपर उठ गई, जो लघु हिमालय के भीतर स्थानीय उत्थान का संकेत है। बाहरी हिमालय में सपाट तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ और शिवालिक श्रेणी शामिल है, जो दक्षिण में हिमालय पर्वत प्रणाली की सीमा बनाती है। पूर्व में छोटे अंतराल को छोड़कर शिवालिक हिमालय की पूरी लंबाई में फैली हुई है, जिसकी अधिकतम चौड़ाई उत्तरी भारतीय राज्य हिमालय में 62 मील है। सामान्य तौर पर 900 फुट की ऊंचाई वाली समोच्च रेखा उनकी दक्षिणी सीमा को चिन्हित करती हैं। वे उत्तर की ओर अतिरिक्त 2500 फीट ऊपर उठती है। मुख्य शिवालिक श्रेणी में भारतीय मैदानों के सामने अधिक खड़ी दक्षिणी ढलान है और यह उत्तर की ओर धीरे धीरे सपाट तल वाली घाटियों में उतरती है, जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध देहरादून है। उत्तर में शिवालिक पर्वतमाला एक विशाल पर्वतीय क्षेत्र से सटी हुई है। लघु हिमालय 50 मील चौड़ी इस श्रृंखला में 15,000 फीट तक ऊंचे पहाड़ और 3,000 फीट की ऊंचाई वाली घाटियाँ अलग अलग दिशाओं में फैली हुई है। पड़ोसी चोटियों की ऊंचाई भी लगभग समान है, जिससे एक अत्यधिक विच्छेदित पठार जैसा आभास होता है। लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियाँ नागटिब्बा, धौलाधार और पीर पंजाल, जो कि दूर उत्तर में स्थित महान हिमालय श्रृंखला से अलग हो गए हैं। नागटिब्बा तीनों श्रेणियों में सबसे पूर्वी है, जो नेपाल में अपने पूर्वी छोर के पास लगभग 36,800 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है और उत्तराखंड में गंगा और यमुना नदियों के बीच जल विभाजक बनाती है। पश्चिम में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सुरम्य कश्मीर घाटी है। यह एक संरचनात्मक बेसिन है, यानी एक अंडाकार बेसिन जिसमें चट्टान की परतें एक केंद्रीय बिंदु की ओर झुकी हुई है। घाटी लघु हिमालय का एक महत्वपूर्ण खंड बनाती है। यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक 100 मील तक फैला है, जिसकी चौड़ाई 50 मील है और इसकी औसत ऊंचाई 5100 फीट है। इस बेसिन में घुमावदार झेलम नदी बहती है, जो उलर झील से होकर गुजरती है और श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी मीठे पानी की झील है। संपूर्ण पर्वतीय प्रणाली की रीढ़ हिमालय है, जो निरंतर बर्फ के क्षेत्र में बढ़ती है। यह पर्वतमाला नेपाल में अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। इसकी चोटियों में दुनिया की 13 सबसे ऊंची चोटियों में से 10 हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 26,250 फीट से अधिक है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये चोटियाँ हैं, जिसमें नंगा पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, शिक्षा बंगमा, चोयू, माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालूवन और कंचनजंगा। यह पर्वत जम्मू और कश्मीर से सिक्किम तक उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व में फैली हुई है, जो एक पुराना हिमालयी राज्य है और अब भारत का एक राज्य है। सिक्किम के पूर्व में
यह भूटान और उत्तर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग से होते हुए 260 मील पूर्व पश्चिम में गंगटोक की चोटी पर फैली हुई है और अंत में उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर नमचा बरवा में समाप्त हो गई है। महान हिमालय और महान हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वतमालाओं, पठारों और घाटियों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। इन्हें आमतौर पर जो है 33 या तिब्बती हिमालय, ट्रांस हिमालय जो तिब्बत में उत्तर की ओर दूर तक फैले हुए हैं, कश्मीर और भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में 33 अपनी सबसे चौड़ी अवस्था में है, जो स्पीति बेसिन और जास्कर रेंज हिमालय में जास्कर रेंज है। हिमालय में 19 प्रमुख नदियां बहती है, जिनमें से सिंधु और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1 लाख वर्ग मील के पहाड़ों में फैला हुआ है। 19 नदियों में से 5 जिनका कुल जलग्रहण क्षेत्र लगभग 51,000 वर्ग मील है, सिंधु प्रणाली से संबंधित है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सामूहिक रूप से भारत में पंजाब राज्य और पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के बीच विभाजित विशाल क्षेत्र को परिभाषित करती है। शेष नदियों में से 9 सिंधु नदी से संबंधित है। गंगा प्रणाली गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, कर्नाली, राप्ती, गंडक, बागमती और कोसी नदियाँ ये पहाड़ों में लगभग 84,000 वर्ग मील जल निकासी करता है और 3 ब्रह्मपुत्र प्रणाली से संबंधित है, जिसमें है तीस्ता, रैदक और मानस। हिमालय में अन्य 71,000 वर्ग मील जल निकासी करता है। हिमालय की प्रमुख नदियाँ पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में निकलती है और गहरी घाटियों से होकर बहती है, जो आमतौर पर कुछ भूगर्भीय संरचनात्मक नियंत्रण को दिखाती हैं, जैसे कि एक दोष रेखा। सिंधु प्रणाली की नदियाँ आमतौर पर उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हैं, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियाँ आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र से बहते समय पूर्व की ओर बहती है। भारत के उत्तर में काराकोरम पर्वतमाला, पश्चिम में हिंदू कुश पर्वतमाला और पूर्व में लद्दाख पर्वतमाला के साथ मिलकर महान जल विभाजक का निर्माण करती है, जो सिंधु प्रणाली को मध्य एशिया की नदियों से अलग कर देती है। पूर्व में उस विभाजन का प्रतिरूप है कैलाश पर्वत और उसका पूर्व की ओर विस्तार जो है वो भी है बहुत ज़्यादा तक। न्याइन क्वेंटेंगला पर्वत है, जिसको कि नैनचन तांगला पर्वत बोलते थे, जो ब्रह्मपुत्र को उत्तर की ओर के क्षेत्र में जल निकासी से रोकते हैं। उस विभाजन के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र लगभग 900 मील तक पूर्व की ओर बहती है। इससे पहले कि वह एक गहरी अनुप्रस्थ घाटी में महान हिमालय श्रृंखला को काटती है। हालांकि इसकी कई तिब्बती सहायक नदियां विपरीत दिशा में बहती हैं, जैसा कि कभी ब्रह्मपुत्र ने किया होगा। महान हिमालय जो सामान्यतः अपनी पूरी लंबाई में मुख्य जल विभाजक बनता है, केवल सीमित क्षेत्रों में ही इस रूप में कार्य करता है। यह स्थिति इसलिए मौजूद है क्योंकि प्रमुख हिमालयी नदियां जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और गंगा, इसकी कम से कम 2 मुख्य नदियां अलकनंदा और भागीरथी संभवतः उन पहाड़ों से भी पुरानी है जिनसे वो होकर गुजरती है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय का उत्थान इतनी धीमी गति से हुआ कि पुरानी नदियों को जो है अपने चैनलों के माध्यम से बहने में कोई कठिनाई नहीं हुई और हिमालय के उत्थान के साथ साथ उनमें और भी अधिक वेग आ गया, जिससे वे अपनी घाटियों को अधिक तेज़ी से काटने में सक्षम हो गई। इस प्रकार हिमालय का उत्थान और घाटियों का गहरा होना एक साथ हुआ। जल निकास प्रणाली की प्रारंभिक उत्पत्ति इस विशेषता को स्पष्ट करती है कि प्रमुख नदियां न केवल महान हिमालय के दक्षिणी ढलानों को अपितु काफ़ी हद तक इसके उत्तरी ढलानों को भी अपवाहित करती हैं और जल विभाजक शिखर रेखा के उत्तर में फिर भी जल विभाजक के रूप में महान हिमालय श्रृंखला की जो भूमिका है वो सतलुज और सिंधु घाटियों के बीच 360 मील तक देखी जा सकती है। उत्तरी ढलानों का जल निकास उत्तर की ओर बहने वाली जास्कर और द्रास नदियों द्वारा होता है, जो सिंधु नदी में मिल जाती है। ग्लेशियर ऊंचे इलाकों में जल निकासी और हिमालयी नदियों को पोषण देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में कई ग्लेशियर हैं, जिनमें सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री। गंगोत्री 20 मील लंबी है और गंगा के स्रोत में से एक है। खुम्बू ग्लेशियर नेपाल में एवरेस्ट क्षेत्र को जलमग्न करता है और यह पर्वत जो है पर चढ़ने के लिए सबसे लोकप्रिय मार्गों में से एक है। हिमालय के ग्लेशियरों की गति की दर के भिन्न होती है।
उदाहरण के लिए पड़ोसी काराकोरम रेंज में बाल्टोरो ग्लेशियर प्रतिदिन लगभग 6 फीट खिसकता है, जबकि खुम्बू जैसे अन्य ग्लेशियर प्रतिदिन केवल 1 फीट खिसकते हैं। हिमालय के अधिकांश ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, कम से कम आंशिक रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण। उत्तर की ओर ढलानों में आमतौर पर काफ़ी मोटी मिट्टी होती है जो निचले स्तर पर घने जंगलों और ऊपरी स्तर पर घास को सहारा देती है। जंगल की मिट्टी गहरे भूरे रंग की बनावट में गाद वाली दोमट होती है। वे फलों के पेड़ उगाने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त होते हैं। पर्वतीय घास के मैदानों की मिट्टी को अच्छी तरह से विकसित होती है, लेकिन मोटाई और उनके रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। हिमालय एक महान जलवायु विभाजक है जो हवा और पानी के परिसंचरण की बड़ी प्रणालियों को प्रभावित करता है। यह दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप और उत्तर में मध्य एशियाई उच्च भूमि में मौसम संबंधी स्थितियों को निर्धारित करने में मदद करता है। अपने स्थान और अद्भुत ऊंचाई के कारण महान हिमालय श्रृंखला सर्दियों में उत्तर से भारत में ठंडी महाद्वीपीय हवा के मार्ग में बाधा डालती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं को उत्तर की ओर श्रृंखला को पार करने से पहले अपने अधिकांश नमी छोड़ने के लिए मजबूर करती है। इसका परिणाम भारतीय हिस्से में भारी वर्षा, लेकिन तिब्बत में शुष्क परिस्थितियां हैं। दक्षिणी ढलानों पर औसत वार्षिक वर्षा पश्चिमी हिमालय में शिमला, हिमाचल प्रदेश और मसूरी, उत्तराखंड में 60 इंच और पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल राज्य में 120 इंच के बीच होती है बारिश। महान हिमालय के उत्तर में सिंधु घाटी के लद्दाख भाग में स्कार्दू, गिलगित और लेह जैसे स्थानों पर केवल 3 से 6 इंच बारिश होती है। स्थानीय राहत और स्थान न केवल हिमालय के विभिन्न भागों में बल्कि एक ही पर्वतमाला के विभिन्न ढलानों पर भी जलवायु परिवर्तन को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए देहरादून के सामने स्थित मसूरी रेंज में लगभग 6100 फीट की ऊंचाई पर स्थित मसूरी शहर में सालाना 92 इंच वर्षा होती है, जबकि देहरादून शहर में 62 इंच वर्षा होती है। शिमला, जो उत्तर पश्चिम में लगभग 90 मील की दूरी पर 6600 फीट तक पहुंचने वाली पर्वतमालाओं की एक श्रृंखला के पीछे स्थित है। पूर्वी हिमालय, जो पश्चिमी हिमालय की तुलना में कम अक्षांश पर है, अपेक्षाकृत गर्म है। मई के महीने में औसत न्यूनतम तापमान जो है बहुत कम दर्ज किया गया था। 6380 फीट की ऊंचाई पर स्थित दार्जिलिंग में तापमान 52 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 11 डिग्री सेल्सियस है।